नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। फसल लगी खेत में सावधानी से बढ़ते लोग, पूरी तरह तैयार पुलिस के जवान। तभी झाड़ियों में हलचल होती है और लोग 4 कदम पीछे हट जाते हैं। रफ्तार ऐसी कि बिजली भी शर्मा जाए। हाथों में डंडे लिए कुछ लोग झाड़ियों पर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जाल लिए हुए कुछ लोग उस खूंखार को दबोच लेते हैं जो लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम किए हुए था। लेपर्ड के रेस्क्यू की ये तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर से आई है। यहाँ एक लेपर्ड लोगों के खौफ का सबब बना हुआ था। इसकी दहशत से लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। लोगों ने वन विभाग को इसकी इत्तला दी थी, लेकिन लेपर्ड हर बार चकमा देकर भाग जाता था। लेकिन इस बार उसकी एक न चली। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसे रेस्क्यू कर लिया। अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पर अमल भी करते हैं। ऐसा ही किया है भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला के एक परिवार ने। दरअसल जिले के फूलिया कला में सरकारी स्कूल का भवन जर्जर हो गया था। इसके गिरने का खतरा बना हुआ था। इस पर शिक्षा विभाग ने भवन को खाली करा दिया, लेकिन 700 से अधिक बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त स्थान की कमी हो गई और धीरे धीरे बच्चे स्कूल से टीसी कटवाने लगे। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल के भवन के पुनर्निर्माण के लिए भामाशाहों से संपर्क किया। भामाशाह लड्ढा परिवार ने स्कूल भवन का निर्माण कराने की सहमति प्रदान की। अब पुरानी बिल्डिंग को गिराकर 3 मंजिला भवन तैयार किया जा रहा है, जिस पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां चंद लोग रुपयों के लिए अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं गाजियाबाद के थाना मोदीनगर इलाके में एक ई रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 25 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग पुलिस को सौंप दिया। दरअसल ई रिक्शा चालक आस मोहम्मद मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे के आसपास थाना मोदीनगर क्षेत्र के बड़ा रोड से निकल रहे थे। तभी उन्हें एक बैग दिखाई दिया। बैग को खोलने पर उन्हें उसमें काफी सारे रुपए दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें कुछ नहीं सूझा और उन्होंने अपने भतीजे को मौके पर बुला लिया, जिसके साथ रुपयों से भरा बैग मोदीनगर थाने में जमा करा दिया। आस मोहम्मद और भतीजे के मुताबिक उन्हें पता नहीं था कि उसमें कितने रुपए भरे हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 25 लाख रुपए थे। मोहम्मद आस के इस काम की खूब तारीफ हो रही है। इसके लिए पुलिस ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। रेलवे की सुरक्षा के साथ ही आरपीएफ के जवान यात्रियों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आरपीएफ जवानों ने 2 लाख रुपए के मोबाइल और टैबलेट दुकानदार को लौटा दिए। दुकानदार लोकल ट्रेन में इन्हें भूलकर चला गया था। दुकानदार रायपुर से सामान लेकर कोरबा आ रहा था। आरपीएफ ने बिल देखकर उसे बुलाया और फिर सारा सामान सौंप दिया। अपना सामान पाकर दुकानदार ने जवानों को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उसे यकीन नहीं था कि अब सामान मिल पाएगा। जानकारी के मुताबिक एमपी नगर निवासी सुनील शर्मा करीब 2 लाख रुपए कीमत के 8 मोबाइल और 2 टैबलेट को लेकर ट्रेन में भूलकर अपने घर चला गया था। ट्रेन के जांच के दौरान मोबाइल और टैबलेट आरपीएफ के हाथ लग गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने सुनील शर्मा की खोजबीन की और आरपीएफ पोस्ट पर बुलाकर उन्हें सारा सामान सौंप दिया। अपना सामान वापस मिलने पर सुनील शर्मा की खुशी बयां करने के लायक नहीं थी। अपने खास ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने कपड़ों या जैकेट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक खास तरह की जैकेट पहनी जो चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी संसद में जो जैकेट पहनकर पहुंचे थे वो 28 सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल से बनाई गई है। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास जैकेट पहने हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को संसद में नीले रंग की खास जैकेट पहने नजर आए।
जैकेट को प्लास्टिक की बोतल्स को रिसाइकिल करके तैयार किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में पीएम को ये जैकेट भेंट की थी। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हर साल 10 करोड़ बोतल्स को रिसाइकिल करेगा, जिससे सशस्त्र बलों के लिए वर्दी भी तैयार की जाएगी। कहते हैं कि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, और यही जज्बा, जमीन से जुड़ी सोच और शुद्ध स्वदेशी स्टार्टअप ने सास, बहू और देवर की तिकड़ी को अलग पहचान दिला दी है। मिट्टी की महक को दुनिया तक पहुंचाने की सोच सफल बना रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था वोकल फॉर लोकल, हमने एकदम उसे अपनाया है। हम चाहते लोग भी इसे अपनाएं। साथ ही हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करके ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारे देश में लेकर के आए। अभी हमने पिछले 2 साल के अंदर 5 करोड़ का टर्नओवर किया है अभी हमने इस व्यवसाय के थ्रू। बात अगस्त 2020 की है, जब स्वदेशी ब्लेसिंग नाम से कंपनी बनी। महज 50,000 रुपए से कंपनी की शुरुआत हुई। दादी नानी के जमाने की परंपरा को आगे बढ़ाया, कुम्हारों को रोजगार मिला, तो फिर बिजनेस की साख भी बढ़ गई। शुद्ध स्वदेशी स्टार्टअप अब पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। कई वेबसाइट पर स्वदेशी ब्लेसिंग के क्ले पॉट उपलब्ध हैं। व्यापारी अक्सर अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखवाते हैं या फिर फिल्मी स्टारों के नाम और फोटो लगाकर दुकान का प्रचार करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ दुकानदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। यहाँ कई दुकानदार और ठेले वाले पीएम मोदी के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हरिद्वार के मेन बाजार में दुकान चलाने वाले कुछ दुकानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी दुकान का नाम ही मोदी के नाम पर रख दिया। यहाँ कई चाय के ठेले मोदी टी स्टॉल के नाम से चल रहे हैं, तो वहीं एक छोले कुलचे बेचने वाले ने मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी का नाम और पोस्टर लगा रखा है। दुकानदार मानते हैं कि मोदी का नाम जुड़ने से उनके पास ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं और उनकी आमदनी बढ़ी है। चाय की दुकानों के अलावा कपड़े बेचने वाले दुकानदार ने दुकान में मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है और यहाँ मोदी कुर्ता, मोदी शॉल के नाम से कपड़े बेचे जा रहे हैं। नशा नाश की जड़ है, लेकिन कई लोग इस बात को जानते हुए भी मानते नहीं हैं, इसलिए अपनी जिंदगी नशे की भेंट करते हैं। ऐसे लोगों को समझाने बुझाने की जरूरत है। ऐसे ही लोगों के लिए हरियाणा के अरविंद यादव ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। जागरूकता फैलाने के लिए वो पैदल चल रहे हैं। यात्रा के दौरान वो जगह जगह रुककर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बता रहे हैं। अरविंद यादव 16 दिसंबर से इस यात्रा पर हैं। अरुणाचल प्रदेश से पैदल यात्रा शुरू कर 8 राज्यों से होते हुए कोटेश्वर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो बिहार से गुजरते हुए भागलपुर पहुंचे और यहाँ कई युवाओं को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया। बता दें कि अरविंद यादव भारतीय रेलवे में नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान उनकी नजर ट्रेन में ड्रग्स, स्मैक और चरस का सेवन करते बच्चों पर गई। इसके बाद उन्हें इस यात्रा की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने कहा कि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना और देश को नशा मुक्त बनाना ही उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, उस उम्र में ये बच्ची कमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुंदर नगर की अनिका जैन की उम्र महज 1 साल 9 महीने है। ये बच्ची देश के सभी राज्यों की राजधानी इतनी जल्दी बता देती है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसका नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 में दर्ज हो गया है। पहले ये रिकॉर्ड हरियाणा पंचकुला की 2 साल की अमाया के नाम था, लेकिन ये रिकॉर्ड अब छत्तीसगढ़ की अनिका के नाम है। इंडिया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। लॉकडाउन के वक्त पूरे देश के बच्चे मोबाइल के अभ्यास में लगे हुए थे। कई अभिभावक बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ा नहीं पाए, जबकि अनिका जैन की फोन की स्क्रीनिंग टाइमिंग 0 है। माँ पिता के फोन देने के बाद भी अनिका फोन में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। अनिका के माता पिता कहते हैं कि हर बच्चे में प्रतिभा होती है, बस उसे पहचानने और तराशने की जरूरत होती है। 11 साल की बच्ची को रस्सी पर चलते देख थम जाते हैं हर किसी के पांव। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गारियाबंद की हैं। दुर्गेश्वरी 2 खंभों के बीच तनी हुई रस्सी पर संतुलन साधती हैं।
इसी संतुलन से वो लोगों का मनोरंजन करती हैं और अपने शो के दौरान तमाम तरह की जोखिम उठाती हैं। आप कह सकते हैं कि तनी रस्सी पर उसका चलना दरअसल भूख और भोजन के बीच संतुलन बनाने जैसा है। जितना जोखिम उतनी ज्यादा कमाई। दरअसल राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र संगम पर सदियों से इस मेले का आयोजन होता है, जहां 11 साल की दुर्गेश्वरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 10वीं की छात्रा दुर्गेश्वरी हर साल अपनी मां के साथ मेले में आती हैं और हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देती हैं। कभी खाली पैर, कभी थाली में पैर रखकर, तो कभी रस्सी पर चलना उसका गजब का कमाल लोगों को दंग कर देता है। ड्रोन ने भरी उड़ान और घंटों का काम मिनटों में हो गया। अब 150 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी से देहरादून महज 45 मिनट में ब्लड सैंपल पहुंचाया जा सकता है, जहां सड़क से पहुंचने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून से उत्तरकाशी के बीच ड्रोन गलियारा बनाया गया है। राज्य की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ITDA ने DGCA के सहयोग से ये कॉरिडोर बनाया है। 11 जनवरी को भी ड्रोन के जरिए कोविड वैक्सीन की 400 डोज उत्तरकाशी पहुंचाई गई। ITDA अब ऐसे ड्रोन कॉरिडोर राज्य के सुदूरवर्ती सभी जिलों में बनाने जा रहा है। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी वरदान साबित हो सकती है। आपदा के समय कम समय में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। ITDA का मानना है कि सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का छिड़काव समेत कई सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह पर इस्लामिक झंडा, आपका हैरान होना लाजमी है। एक और जब देश में जाति और धर्म को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ का एक मंदिर सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना हुआ है। इस मंदिर में दोनों ही धर्म के लोग एक साथ माथा टेकते हैं। मंदिर के पट खुलते हैं तो पहले लोबान जलाई जाती है। मंदिर से प्रांगण में स्थित मजार के लिए चादर निकलती है। इसके बाद दोनों मिलकर मां चंडी की पूजा अर्चना करते हैं। खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह पर इस्लामिक झंडा भी लगा हुआ है। ये मंदिर है बालोद जिले के गुंडरदेही के हटरी बाजार में। इसे चंडी माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर पर एक ओर जहां चंडी मैया की पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर सैयद बाबा का हरे रंग का पवित्र पताका भी लहराता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलजुल कर पूजा अर्चना करते हैं। पूर्व विधायक और मंदिर के संस्थापक परिवार के सदस्य राजेंद्र कुमार राय बताते हैं कि यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम का टकराव नहीं हुआ, सब मिलजुल कर साथ रहते हैं। जहाँ भी आपदा आती है वहाँ भारत सबसे पहले राहत सामग्री पहुँचाता है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। तुर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप में पीड़ितों को आपातकालीन राहत पहुंचाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर C-17 को हिंडन एयरबेस से मेडिकल टीम और आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों के साथ तुर्की भेजा गया। इस खेप में जीवन रक्षक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सा वस्तुएं शामिल हैं। भारत के इस प्रयास की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। दोनों देशों में भूकंप में 5000 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। राहत सहायता भेजे जाने वाले लोगों ने बताया है कि 2 और उड़ानों से मेडिकल आपूर्ति सहित और अधिक राहत सामग्री तुर्की भेजी गई है। एक ऐसा ही विमान सीरिया भी भेजा गया है। गौरतलब है कि सोमवार को आए 2 शक्तिशाली भूकंप में तुर्की और सीरिया के विभिन्न हिस्से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विश्व के कई देशों ने वहां राहत कार्यों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। सरकार जनजातियों के विकास के लिए तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही किस्सा बयां करती है। यही बताने के लिए विशेष जनजाति परिवार के लोग हाथों में तीर धनुष, कुल्हाड़ी और खाली बर्तन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के ग्राम बेंदोपानी में 40 विशेष जनजाति परिवार सालों से निवास करते हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की घनघोर कमी है। सरकार के चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ यहाँ रह रहे विशेष जनजाति परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में जनजाति परिवार के सदस्य सरगुजा कलेक्टर के पास पहुँचे हैं और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है।
ही दुख है कि भाई हमार जा अटलवास नहीं मिली से, ना मतलब कि शौचालय नहीं मिली से, ना पानी का समस्या है हमारा, और मतलब कि रोड का भी समस्या है। इस संबंध में जनपद पंचायत सीओ से बात हुई है। उनके द्वारा बोला गया है कि वो अपनी टीम भेजेंगे और जैसे पेंशन हो गया, जॉब कार्ड हो गया और सड़क हो गया, इसके संबंध में सर्वे करा के उसका बिल्कुल पॉजिटिव निराकरण करेंगे। साथ ही पट्टा पे अगर उनको निर्धारित समयावधि जो है उसके पहले का कब्जा अगर है तो पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी पट्टे के संबंध में। बिहार के मुंगेर का शहीद स्मारक आज सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। पार्क और स्मारक रख रखाव के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है, वो भी तब जब सरकार ने लगभग 2 करोड़ की लागत से स्मारक का निर्माण कराया था। सरकार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को शहीदों के सम्मान में राजकीय समारोह मनाती है। बता दें कि प्रतिभा स्थल की दीवारों पर लगाए गए फाइबर की म्यूरल को भी अभी तक नहीं बदला जा सका है। वहीं 100 फीट के तिरंगा लगाने की योजना भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र सिंह राकेश सहित दूसरे लोगों ने कहा कि शहीद स्मारक की मूर्ति और पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कई बार इस शहीद स्मारक का जिक्र कर चुके हैं। चंडीगढ़ में होटल का बिल नहीं चुका पाने पर एक शख्स की जब्त की गई महंगी ऑडी गाड़ी अब नीलाम की जाएगी। दरअसल चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 17 में CITCO शिवालिक व्यू के नाम से 5 स्टार होटल चला रहा है। इस होटल में आए 2 गेस्ट करीब 6 महीने तक वहां ठहरे, खूब मौज मस्ती की और होटल की हर सुविधा का लाभ उठाया। जब वे जाने लगे तब होटल ने 19 लाख का बिल बनाकर दोनों को थमा दिया, जिसे देखते ही उनका सिर चकरा गया। बिल इतना ज्यादा था कि दोनों के पसीने छूटने लगे। इसके बाद दोनों ने होटल से खिसकने का फैसला लिया, लेकिन जब वे होटल से गायब होने की योजना बना रहे थे तभी होटल की सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें बिल भरने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्होंने बिल के नाम पर 6-6 लाख के 3 चेक दिए जो बाउंस हो गए। इसके बाद होटल ने रिकवरी के लिए गेस्ट की गाड़ियां ऑडी और क्रूज को जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 58 लाख रुपए है। इस मामले को 5 साल बीत गए, लेकिन वे अपनी गाड़ी लेने नहीं आए। ऐसे में रिकवरी के लिए होटल मैनेजमेंट ने ऑडी Q3 और शेवरले क्रूज गाड़ी को नीलाम करने का फैसला किया। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। अगर आप पतंगबाजी का शौक रखते हैं तो बरेली से जरूर वाकिफ होंगे। हाँ, वही सुरमा वाली बरेली, सुरमा जैसे सजाकर नयन कटार हो जाते हैं। उसी तरह बरेली का मांझा भी अपनी खास पहचान रखता है। जी हाँ, ये वही बरेली का बाजार है जहाँ पतंगों को आसमान छूने के लिए मांझा बनाया जाता है। मांझा बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि एक समय बरेली के मांझे की मांग दूर दूर तक होती थी। बरेली में 1984 से मांझे बनाने का काम करने वाले इरशाद बताते हैं कि 1995 में उन्होंने अपना अलग अड्डा बनाया था। उस दौर में वो रोजाना 20 चरखियां मांझे को तैयार करते थे। आज सिर्फ 2 चरखी तैयार करते हैं। उनके मुताबिक एक चरखी में तकरीबन 9 किलोमीटर लंबाई के बराबर मांझा होता है। मुरीर बताते हैं कि बाजार से पैसे मिल नहीं पाते, लिहाजा कभी 20 कारीगरों वाले उनके अड्डे पर अब उनके अलावा सिर्फ 2 कारीगर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब से मार्केट के अंदर चीन का मांझा आया है तब से बरेली का मांझा फीका पड़ता जा रहा है। अगर आपको सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम से कोई विज्ञापन देखने को मिले तो हो जाइए सावधान, वरना उठाना पड़ जाएगा नुकसान। उत्तराखंड के देहरादून में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले 4 आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। जालसाजों से लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, पासबुक और सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। STF के SSP ने बताया कि आरोपियों की ओर से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लोन के बारे में सोशल मीडिया पर विज्ञापन अपलोड करवाया जाता था, फिर फर्जी नंबर से लोगों को कॉल की जाती थी। जिन लोगों को लोन की जरूरत होती थी वो इन नंबरों पर फोन करते थे। आरोपी कुछ दस्तावेज और संपत्ति की जानकारी मांगते थे ताकि लोगों को उन पर यकीन हो जाए। इसके बाद लोगों से प्रोसेसिंग फीस, बीमा के नाम पर पहले 2000 रुपए लिए जाते थे। इसके बाद मैसेज करते थे कि लोन स्वीकृत हो चुका है। लोन की किश्त देने की एवज में उन लोगों से 5000 रुपए से
10,000 रुपए तक रिफंडेबल पेमेंट बताकर QR कोड भेजकर मंगवाते थे। आरोपी लोगों से उनके दस्तावेज मांगते थे और उनके नाम पर खाते खुलवाते थे। इन खातों में रकम मंगवाते और कुछ समय बाद खाते बंद कर देते थे। अब तक वे कई लोगों से धोखाधड़ी कर चुके हैं। अजमेर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक प्रेमी जोड़ा वैलेंटाइन डे के पहले बीच सड़क पर अपने प्यार का इजहार कर रहा है। वीडियो के मुताबिक प्रेमी जोड़ा एक बाइक पर बैठा है, जहां लड़की रोमांटिक तरीके से अपने प्रेमी की तरफ मुंह कर बाइक के पेट्रोल टैंक पर बैठी है और दोनों अजमेर की सड़कों से गुजर रहे हैं। किसी ने युवक युवती के खुलेआम रोमांटिक स्टंट का वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। वही वीडियो में रात के अंधेरे में गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी के बीच दोनों बाइक पर रोमांस करते दिख रहे हैं। वीडियो में युवती कभी युवक को गले लगाती है तो कभी ब्रेकर पर संभलती नजर आ रही है। वहीं दोनों बाइक पर काफी दूर तक ऐसे ही बैठे नजर आए, जिसे देखकर सड़क पर चल रहे राहगीर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर पुलिस का कहना है कि दोनों पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार बाइक के नंबरों के आधार पर स्टंट करने वाले युवक का पता लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस दोनों के वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले शख्स की भी तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दो साड़ों की लड़ाई के बाद एक साड़ मकान की छत पर चढ़ गया। तस्वीरें देखिए, एक तरफ तो भारी भरकम साड़ का वजन और दूसरी तरफ खपड़ेल की छत। साड़ चढ़ तो गया, लेकिन उसका उतरना मुश्किल लग रहा है। वह जैसे पैर बढ़ाता पैर धंसता जा रहा है। इससे छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा का है। मिली जानकारी के मुताबिक आजादपुरा में दोनों साड़ों की लड़ाई हुई थी। लोगों ने बताया कि साड़ पहले छत पर चढ़ा, फिर कच्चे मकान की छत पर चला गया। नीचे से लोग हल्ला करते रहे, उसे उतारने की कोशिश में लगातार लगे रहे। काफी देर के बाद साड़ खुद से उतरकर भाग गया। किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।